तो फाइनली डियर फ्रेंड्स, योर वेट इज ओवर एंड हियर कम्स द वीडियो। वो वीडियो जिसका आपने एक मुद्दत तक इंतजार किया है वो आज आ चुकी है। और आज हम ये बात करेंगे, नहीं सॉरी, आज हम ये बता ही देंगे और समझ ही लेंगे कि व्हाई इज इंग्लिश नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश एक फोनेटिक लैंग्वेज क्यों नहीं है, इसकी राइटिंग इसके स्पीकिंग से क्यों अलग है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसके ऑर्थोग्राफी से क्यों मैच नहीं करता है। आज की इस वीडियो में हम ये समझ ही जाएंगे। मैं हूं जुल्फिकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद ज़ेड मोहम्मद। वीडियो शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं वीडियो के कंटेंट पर कि वीडियो में क्या क्या बताया जाने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हाउ डिड इंग्लिश कम टू एग्जिस्टेंस, इंग्लिश किस तरह बनी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज थी या नहीं थी, अगर थी तो अब क्यों नॉन फोनेटिक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके साउंड्स पर, इसके वॉइल साउंड्स पर, ए ई आई ओ यू के साउंड पर, और इसके कुछ कॉन्सोनेंट साउंड पर जो आपको परेशान करते हैं, सच एज सी एच का साउंड है, कहीं च कहीं शय कहीं कै की आवाज देता है, जैसे जी एच का साउंड है, कहीं साइलेंट हो जाता है, कहीं ग की आवाज देता है, कहीं फ की आवाज देता है, जैसे डेंजर और एंगर, जैसे बट और पुट। हालांकि बट और पुट मैं बता चुका हूं, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहां भी। तो यह है हमारा वीडियो का कंटेंट और इसे देखने के बाद आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि इंग्लिश के साथ ऐसा क्या क्या हुआ है जो आज इंग्लिश अपने इस रूप में है। 5वीं शताब्दी की बात है। ब्रिटेन में केल्टिक या सेल्टिक नाम का कबीला रहता था। उसकी भाषा का भी वही नाम था जो उस कबीले का नाम था, यानी कि केल्टिक या सेल्टिक। उसके पड़ोसी देश जर्मनी के 3 कबीलों ने ब्रिटेन पर हमला किया, ब्रिटेन को जीत लिया और वहीं पर सेटल हो गए। इन 3 कबीलों का नाम था एंगल, सैक्सन और जू। जाहिर सी बात है ये कबीले जर्मनी के थे तो ये कोई जर्मैनिक भाषा ही बोलते थे। एंड एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ब्रिटेन में उस वक्त केल्टिक या सेल्टिक नाम की भाषा चला करती थी। अब देखिए, जब 2 अलग अलग भाषा बोलने वाली कौमें मिलती हैं तो एक नई भाषा का जन्म होता है और 5वीं सेंचुरी में एक नई भाषा का जन्म हो गया। इस भाषा का नया नाम था एंग्लो सैक्सन। सब कुछ ठीक चल रहा था, एंगल सैक्सन जूट केल्टिक लोगों के साथ ठीक ठाक मिलकर रह रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी जब तक कि नवीं शताब्दी नहीं आ गई। नवीं शताब्दी में ब्रिटेन पर एक और हमला हुआ और इस बार हमला करने वाले लोग थे स्कैंडिनेवियंस। स्कैंडिनेवियंस स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क के लोगों को कहा जाता है। ये स्कैंडिनेवियंस मेनली 4 भाषाएं बोला करते थे, फ्रेंच, स्पेनिश, लैटिन और नॉर्स। अब फिर समझिए, स्कैंडिनेवियंस भी ब्रिटेन में सेटल हो गए थे। एंग्लो सैक्सन में अब 4 लैंग्वेजेस और जुड़ गई थी। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज थी? वही लैंग्वेज जो स्कैंडिनेवियंस बोलते थे, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश और नॉर्स। स्कैंडिनेवियंस के आने के बाद एंग्लो सैक्सन भाषा का नया नाम पड़ा और यह नया नाम था एंग्लिश, जो बाद में एंग्लिश हो गया और बाद में और ज्यादा बाद में फिर इंग्लिश हो गया। अब आप इसके इस नाम से वाकिफ हैं। ब्रिटेन को भी एक नया नाम दिया गया, एंगल लैंड। एंगल नाम क्यों दिया गया है आप समझ सकते हैं। वो 3 कबीले जिन्होंने सबसे पहले 5वीं सेंचुरी में ब्रिटेन पर अटैक किया था, उनमें सबसे मेन कबीला एंगल था। इस वजह से इसका नाम एंगल लैंड कर दिया गया, जो बाद में इंग्लैंड हो गया। उसके कुछ सदियों के बाद इंग्लिश में, चूंकि अब आपकी भाषा का नाम एंग्लो सैक्सन नहीं है, इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रीक, अरबी, फारसी, संस्कृत और दूसरी लैंग्वेजेस के वर्ड आ गए। इस तरह इंग्लिश बनी है। अब आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश में एक भी वर्ड अपना नहीं है। इसका नेचर एक बोरोइंग लैंग्वेज का है और ये वर्ड्स दूसरी भाषाओं से लेती रहती है। इंग्लिश को डीपली समझने के लिए, इंग्लिश की ओरिजिन को डीपली समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं जो फिलहाल आई बटन पर आ रही है। यहाँ इतना मौका नहीं है, बस मैंने एक ब्रीफली आपको सम अप कर दिया है कि हाउ डिड इंग्लिश कम टू एग्जिस्टेंस। एंड नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 में हम बात कर रहे हैं कि क्या इंग्लिश कभी फोनेटिक लैंग्वेज थी? क्या इसकी स्पेलिंग इसकी स्पीकिंग के हिसाब से चलती थी? तो हमारा जवाब है जी। मिडिल इंग्लिश तक, जोफ्रे चौसर के जमाने तक, सन 13वीं या 14वीं शताब्दी तक इंग्लिश एक फोनेटिकल लैंग्वेज थी। जैसा इसका स्पेलिंग था वैसी ही ये लिखी जाती थी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं, अब सब कुछ इंटरेस्टिंग आता चला जाएगा आपके पास। जिसे आज आप आई कहते हो ना,
उससे मिडिल इंग्लिश तक ई कहा जाता था। कम ऑन, एक बात, जिसे आज आप आई कहते हो ना, उसे मिडिल इंग्लिश तक 13वीं या 14वीं शताब्दी तक ई कहा जाता था। अब आपके जहन में सवाल होगा कि तो फिर जो आज ई है उसे तब क्या कहा जाता था? उसे तब ए कहा जाता था। अब आपके जहन में एक सवाल और होगा, फिर ए को क्या कहा जाता था? तब ए को आ कहा जाता था। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि आपके कहने से क्यों मान लें हम बात? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वो चीज है जिसका सॉल्यूशन आपको लॉजिकली आपके पास भी नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत दूर की बात हूं, लेकिन मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं इंग्लिश के, उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि वाकई में मैं सही बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा जाता है LIFE, तो आज आप इस वर्ड को लाइफ पढ़ते हैं और ये सवाल आपके जहन में बना रहता है कि ई क्यों लिखा जाता है ऐसे। मैं आपसे बता दूं कि बहुत लंबे समय तक, तकरीबन मिडिल इंग्लिश के बाद भी, जोफ्रे चौसर के जमाने के बाद भी इसे लिफे पढ़ा जाता था, लिफे। और देखिए, ये लाइफ नहीं, लिफे ही लिखा है। अगर आप आई को ई मानते हैं, अगर आप ई को ए मानते हैं, तो ये लिफे ही है, लिफे। सोच के देखिएगा, ये लिफे लिखा है। अब आप कहेंगे हम क्यों मान ले कि ये लिफे था? आपको मानना इसलिए पड़ेगा कि इंग्लिश में आज भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लिफे के अंदाज में पढ़े जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लीशे, CLICHE, इसे आप क्लाइश या क्लाइच क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्लीशे। आप कहेंगे ये वर्ड तो बड़ा अनकॉमन है, हमने सुना नहीं। अच्छा, तो रेसिपी तो सुना होगा, आप उसे रिसाइट क्यों नहीं पढ़ते? आप यहाँ पी की जगह टी लगा देते तो रिसाइट हो जाता है, इसे रेसिपी क्यों पढ़ते हैं फिर? इसलिए कि पुरानी इंग्लिश में सारे वर्ड्स जो आई और ई रखते थे वो सब ई ए की आवाज ही देते थे, जैसे लिफे, जैसे बिटे, जैसे रेसिपे। रेज्यूमे भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो ई की ए वाली आवाज निकालता है। तो अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि इंग्लिश बेसिकली शुरू में एक फनेटिक लैंग्वेज थी, ये लाइफ लिफे हुआ करता था। बाद में ग्रेट वर्ल्ड शिफ्ट के चलते इस ई को आई कर दिया गया, इस ए को ई कर दिया गया और इस आ यानी कि आ को ए कर दिया गया। ये जो NAME है, इसे मिडिल इंग्लिश तक नेम नहीं पढ़ा जाता था, नामे पढ़ा जाता था, ना मैं। ग्रेट वर्ल्ड शिफ्ट क्या होता है जिसकी वजह से ये सब कुछ बदला है, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अब चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, CH कहीं का की आवाज देता है, कहीं चा की आवाज देता है और कहीं ये CH शा की आवाज देता है। और हमारे इंडियन स्पीकर्स इस बात के लिए बड़े नाराज रहते हैं इंग्लिश से कि यार इसमें तो लैंग्वेज में कोई लॉजिक नहीं है। पहली बात तो यह है कि लॉजिक कुछ नहीं होता है, 2 दूनी 4 होते हैं, ये आपको बता दिया गया है। अगर पहला मैथमेटिशियन आपसे 2 दूनी 5 कहकर चला जाता तो आप इन 4 उंगलियों को दिखाया करते और आप 5 कहा करते। लॉजिक इज नथिंग, जो आप पहले से जानते हैं वही लॉजिक है, और लैंग्वेजेस में लॉजिक ढूंढना कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर टॉकिंग अबाउट CH, चा, क एंड श। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि इंग्लिश एक बोरोइंग लैंग्वेज है और इसके अंदर एक भी वर्ड अपना नहीं है। तो CH वाले वो वर्ड्स जो जर्मनिक भाषा से इंग्लिश में आए हैं, कम ऑन ध्यान दीजिएगा, CH वाले वो वर्ड्स जो जर्मनिक भाषा से इंग्लिश में एंटर हुए हैं, उन वर्ड्स में CH का प्रोनाउंसिएशन का होता है, क्योंकि जर्मनी में CH बराबर का, जर्मनी में CH का प्रोनाउंसिएशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल, ये जर्मनी भाषा के स्कॉला से बना है, इसलिए आज भी स्कूल वाला CH जो है वो का की आवाज देता है इंग्लिश में। अब बात करते हैं CH चा की आवाज कब देता है। तो इंग्लिश में वो वर्ड्स जो लैटिन भाषा से आए हैं वहां CH चा की आवाज देता है, जैसे चेयर, जैसे चीप, ये लैटिन भाषा से इंग्लिश में आए हैं। क्यों? क्योंकि लैटिन भाषा में CH चा की आवाज देता है। CH वाले वो वर्ड्स जो इंग्लिश में फ्रेंच भाषा से एंटर हुए हैं, वो वर्ड्स CH की आवाज शाह की प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि फ्रेंच में CH शाह की आवाज देता है, जैसे मशीन, जैसे शैंपेन। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों CH चा, का और शाह की आवाज देता है, क्योंकि ये अलग अलग लैंग्वेजेस से आए हुए वर्ड्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नंबर 4, एंड दिस इज GER गर एंड GER जर। फॉर एग्जांपल, DANGER डेंजर, GINGER जिंजर, but ANGER
एंगर, क्या वजह है? जी वाले वो वर्ड्स जो कहीं जय और ग की आवाज देते हैं, उनमें फर्क इसलिए होता है कि जी के वो वर्ड्स जो जर्मनिक भाषा से आए हैं, उनमें जी ग की आवाज देता है, जैसे बिगर, जैसे एंगर। और जी वाले वो वर्ड्स जो फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में एंटर हुए हैं, जो फ्रेंच भाषा से इंग्लिश में एंटर हुए हैं, वो वर्ड्स ज की आवाज देते हैं, जैसे जिंजर, जैसे डेंजर। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों GER जर होता है और क्यों GER गर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अब बताने जा रहा हूं, बीच में मत छोड़ दीजिएगा, बहुत जरूरी है, वरना पूरी वीडियो बेकार जाएगी आपकी। ध्यान से समझिएगा। देखिए, GH आपको बहुत परेशान करता है। अच्छा, करता है कि नहीं करता? कहीं तो GH साइलेंट हो जाता है, कहीं GH ग की आवाज देता है, कहीं GH फा की आवाज देता है। इस सब के पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा, ये बताइए कि LIGHT क्या होता है? आप कहेंगे लाइट होता है, आप फिर कहेंगे कि साहब इसका कोई लॉजिक तो होता नहीं। आज आपको लॉजिक बता रहा हूं। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपसे कहा था कि जब इंग्लिश बनी थी, उसके बहुत सदियों तक, तकरीबन 1400 या 1500 सन तक इंग्लिश फोनेटिक लैंग्वेज थी। तो सन 1400 या 1500 तक ये LIGHT, ये लीस्ट पढ़ा जाता था। ये GH वाले वर्ड्स जो इंग्लिश में आए हैं, वो मुख्यतः मेनली या तो जर्मनिक से आए हैं या नॉर्थ से आए हैं, और कुछ वर्ड्स फारसी भाषा से आए हैं। फारसी से आने वाला वर्ड शायद डॉटर है। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि ये वर्ड्स GH वाले या तो जर्मनिक से आए हैं या नॉर्थ से आए हैं। जर्मनिक में GH का प्रोनाउंसिएशन खा होता है या शाह जैसी आवाज होती है। पूरी तरह शाह नहीं होता है, हम उसे प्रोनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि हमने कभी वो सुना नहीं है। तो GH की आवाज या तो वहां खा जैसी होती है जर्मनी में, नॉर्थ में, या शाह जैसी होती है। जैसे LIGHT, तो यहां इसकी शाह जैसी आवाज थी। और ये पहले जब इंग्लिश में जर्मनी से आया था, तो जैसा ये आया था वैसा ही इसका प्रोनाउंसिएशन भी था, और इसे लीस्ट पढ़ा जाता था, लीस्ट। अब देखिए, जैसा लिखा है वैसा पढ़ा जा रहा है। ये जो रात वाला होता है आपका नाइट, NIGHT, इसके पीछे ई और लगा होता था, और ये निश्चय पढ़ा जाता था, निश्चय। लिखा हुआ जैसा है वैसा ही पढ़ा जा रहा है। एक और वर्ड जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो है KNIGHT। इसे जर्मनिक में आज भी कनिष्ठ पढ़ा जाता है, कनिष्ठ। अब देखिए, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ा जा रहा है। तो मैं आपसे कह रहा था कि GH कहीं शाह की आवाज देता था और कहीं ये खा की आवाज देता था। ग्रेट वॉइल शिफ्ट के चलते ये GH खा वाला और शाह वाला या तो साइलेंट हो गया या F बन गया। वैसे ज्यादातर खा वाला जो GH है वो F बना है, जैसे LAUGH। ये पहले लाउख पढ़ा जाता था, लाउख, लाउख। अब देखिए, ला और उख बिल्कुल सही पढ़ा जा रहा है, जैसा लिखा वैसे ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन बाद में ग्रेट वॉइल शिफ्ट के चलते इसे लाफ कर दिया गया। आज जिसे आप काफी बोलते तो इनफ बोलते हैं, एनफ बोलते हैं, ये पहले इनाउख, इनोख पढ़ा जाता था, इनोख सही पढ़ा जाता था, जैसे लिखा जाता। बाद में ग्रेट वॉइल शिफ्ट के चलते इसे भी एनफ कर दिया गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि सारा रायता फैलने की जड़ जो है वो ग्रेट वॉइल शिफ्ट है। उसे आपको जरूर समझना पड़ेगा, वरना पहले लाइट भी लिस्ट पढ़ा जाता था और तकरीबन सही थी। पहले लाइफ नहीं होता था, लीफे होता था, तभी तो आज तक रेसिपी है। एक बात बचती है कि इंग्लिश आखिर ऐसी क्यों बनी? जब ग्रेट वॉइल शिफ्ट हुई, ये ग्रेट वॉइल शिफ्ट किस वजह से हुई थी उसके लिए मैं अगली वीडियो आपको बता दूंगा। तो जब ग्रेट वॉइल शिफ्ट हुई तो इंग्लिश के वॉइल्स, उसके कॉन्सोनेंट काफी हद तक चेंज हो गए, जैसे लीस्ट लाइट हो गया, लेकिन लिखने में ये लीस्ट ही लिखा रहा। तो हम आम भाषा में कहने के लिए, टू सम अप, हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश की राइटिंग नहीं बदल सकी, उसका स्पीकिंग बदल गया। अब उसकी राइटिंग क्यों नहीं बदल सकी, उसका स्पीकिंग क्यों बदल गया, उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे आप ग्रेट वॉइल शिफ्ट के नाम से समझ पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दुआओं में याद रखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद ज़ैड मोहम्मदी। खुदा हाफ़िज़।